CH9 once again। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव अपने घर पर बताने के बाद अपने कमरे में आराम करता है और शाम को पार्क में चला जाता है, जहां पर वो रोनी से शर्त पूरी करता है और अपने घर चला जाता है। आज ध्रुव को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ करने को है ही नहीं। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने दादा के घर चला जाता हूं, वहां से उस गुफा के बारे में कुछ और पता लगाने की कोशिश करूंगा। ध्रुव सोचता है और अपने दादा के घर चला जाता है। दादा के घर आने के बाद ध्रुव उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाते ही ध्रुव को उसके सिस्टम की तरफ से एक चुनौती मिलती है, जिसको देखकर ध्रुव काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस चुनौती में लिखा हुआ था कि इस गुफा से बाहर निकले और जानकारी इकट्ठी करें। चुनौती का इनाम चुनौती के पूरा होने पर मिलेगा। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर क्या कुछ हो सकता है, ध्रुव सोचता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। ध्रुव को गुफा से बाहर जाने के बाद ऐसी कोई भी अजीब चीज नजर नहीं आती है जो उसके लिए खतरा बने, इसलिए ध्रुव और आगे जाने का फैसला करता है और जंगल के अंदर चलना शुरू कर देता है। कुछ देर चलने के बाद जब ध्रुव वापस जाने का सोचता है, तब उस पता चलता है कि वो रास्ता भटक गया है और वो गुफा कहाँ पर है उस नहीं पता है। ऐसे में वो अब घर नहीं जा सकता है। ध्रुव ये सब सो ही रहा था, इतने में उस किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगती है। ध्रुव एक पेड़ के पीछे चला जाता है और देखने लगता है कि वहां पर क्या है, लेकिन जब ध्रुव देखा है कि उस तरफ क्या है, तब वो हैरान हो जाता है। वहां पर एक हाथी के साइज का बीस्ट था। वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। उस बीस्ट के सामने एक और बीस्ट खड़ा हुआ था जो किसी भालू के जैसा नजर आ रहा था। वो हाथी जैसा बीस्ट उस भालू पर हमला करता है, लेकिन वो भालू काफी ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है और अपने आप को हाथी के हमले से बचा लेता है। ध्रुव ये सब देख रहा था। उस लग रहा था कि वो भालू नहीं बचेगा, क्योंकि हाथी उस ज्यादा बड़ा ताकतवर नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भालू जब हमला करता है तब हाथी एक पल के लिए भी अपने आप को नहीं बचा पाता और वहीं पर मारा जाता है। ध्रुव वहीं पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख ही रहा था। इतने में उस भालू की नज़र ध्रुव के ऊपर पड़ जाती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। अब मैं क्या करूं, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, ध्रुव सोचता है और वहां से भागने का फैसला करता है। लेकिन वो भालू काफी ज्यादा तेज था, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से ध्रुव तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसको पकड़ने वाला था, इतने में एक बार फिर एक अनजान तीर उस भालू को घायल कर देता है। इसके बाद वो भालू पीछे हो जाता है, लेकिन वो भागता नहीं है। जब ध्रुव उस तरफ देखा है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर वही लड़की थी जिसने पिछली बार उसकी जान बचाई थी और पता नहीं कैसे, लेकिन इस बार भी वो वहां पर आ गई थी। वो भालू ध्रुव की तरफ से हट जाता है और उस लड़की की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उससे डरती नहीं है। वो उस पर अपनी तीर मारती है, लेकिन उस भालू को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो उसका शरीर लोहे का बना हुआ हो, जिसकी वजह से वो तीर भालू के अंदर नहीं लग पा रहा थी। फिर वो लड़की वहां से पीछे हटने लगती है और अपने घोड़े को ध्रुव की तरफ भागने लगती है। ध्रुव उसको अपनी तरफ आता हुआ देख हैरान था, क्योंकि उस लड़की के पीछे वो भालू तेजी से आ रहा था। ध्रुव कुछ भी सोच पता, इतने में वो लड़की ध्रुव के पास आती है, रुकती है। जल्दी ऊपर बैठो, नहीं तो ये भालू तुम्हें मार देगा, वो लड़की कहती है और अपना हाथ ध्रुव की तरफ कर देती है। ध्रुव अपनी तरफ आते हुए भालू को देखकर एक पल के लिए भी नहीं सोचता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। हाथ के पकड़ते ही वो लड़की उसको अपने घोड़े पर बिठा लेती है और फिर अपने घोड़े को जितना तेजी से हो सके वहां से भागने लगती है। ध्रुव अपने पीछे आते हुए भालू को देख पा रहा था, जो किसी भी पल उस पर हमला करने को तैयार था, क्योंकि ध्रुव पीछे बैठा हुआ था और वो लड़की आगे। फिर वो घोड़ा बहुत ज्यादा तेज भागने लगता है। इसकी वजह से ध्रुव को उस लड़की को पकड़ना पड़ता है, इसलिए वो अपने हाथों से उस लड़की की कमर पकड़ लेता है। वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा जल्दी में थी, इसलिए वो ध्रुव से कुछ नहीं कहती है और अपने घोड़े को वहां से भागती रहती है। ध्रुव पहली बार किसी घोड़े पर बैठा था, इसलिए उस डर था कि वो कहीं गिर ना जाए, इसलिए ध्रुव ने उस लड़की को और ज्यादा कसकर पकड़ दिया था। मुझे इतनी जोर से मत पकड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, वो लड़की ध्रुव से कहती है। उस लड़की की बात सुनकर ध्रुव अपने हाथ को थोड़ा हल्का कर देता है, लेकिन हटता नहीं है। ध्रुव जानता था कि अगर वो गिर तो वो भालू उसको वहीं पर मार देगा और ये जगह उसके लिए नई थी, इसलिए वो इस जगह पर तो ऐसे नहीं मरना चाहता था।
वो भालू देखते ही देखते पीछे छूट गया था, जिसकी वजह से ध्रुव राहत की सांस ले पा रहा था क्योंकि उसकी जान बच गई थी। अब उस भालू से जरा भी डर नहीं था क्योंकि अब वो उसके सामने नहीं आने वाला था और अब इस लड़की से यहाँ के बारे में पता लगाना था कि जितना उस पता हो। CH-10 मिलिट्री स्कूल। कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। जब उसे लड़की ने देखा कि वो भालू उनके पीछे नहीं आ रहा है, फिर उसने कुछ दूर पर जाकर अपने घोड़े को रोक दिया। अब तुम मेरी कमर को छोड़ सकते हो, वो लड़की ध्रुव से कहती है। ध्रुव भी जल्दी से अपने हाथ दूर कर लेता है। नीचे उतरो, वो लड़की कहती है। ध्रुव नीचे उतर जाता है और उसे लड़की को देखने रखा है कि वो क्या करती है। जब ध्रुव को लगता है कि वो लड़की वहां से जाने वाली है, तब ध्रुव इधर उधर देता है क्योंकि एक बार अगर वो चली गई तब उसे नहीं पता था कि उसकी मदद के लिए कौन आ सकता है। इसलिए ध्रुव उससे कहता है, रुको, मैं इस जगह पर नया हूं और मैं रास्ता भी भटक गया हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो लड़की कुछ नहीं कहती और अपने घोड़े से नीचे उतर जाती है। बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? वो लड़की उतरने के बाद पूछता है। मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ जानना है, जितना भी तुम बता सकती हो, ध्रुव उससे कहता है। यहाँ पर ऐसे अजीबोगरीब बीस्ट कैसे हैं? आज से पहले मैंने ऐसे भी कहीं पर भी नहीं देखे। ये दूसरा ग्रह है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग जानवर है और वो सभी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो हाथी तो कमजोर था, लेकिन ये भालू जैसा दिखने वाला बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर, इसलिए मैं वहां से भागने का फैसला किया क्योंकि तुम्हारे साथ में उसे नहीं लड़ सकती थी। वो लड़की कहती है। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है, तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव पूछता है। वो लड़की एक बार ध्रुव की तरफ देखती है और कहती है, मेरा नाम निशा है। कैसे निशा, तुम इस जंगल में कर क्या रही हो? ध्रुव पूछता है। मैं इस जंगल में किसी काम से आई थी और अब वापसी जा रही थी, तब मैंने उन बीस्ट को तुम्हारी तरफ जाते हुए देखा, निशा कहती है। क्या तुम वापस पृथ्वी पर जा रही थी? ध्रुव फिर से पूछता है क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो पृथ्वी पर जाएगी तो वो भी उसके साथ साथ पृथ्वी पर चला जाएगा और वहां से अपने घर के लिए निकल जाएगा। नहीं, मैं पृथ्वी पर नहीं जा रही, मैं यही मिलिट्री स्कूल में रहती हूँ और तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ वहां पर चल सकते हो। वहां पर जाने के बाद उनको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है, निशा कहती है। ठीक है, फिर चलो, ध्रुव उससे कहता है। फिर वो दोनों मिलिट्री स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। वैसे ये मिलिट्री स्कूल क्या है? वो भी इस जगह पर ध्रुव पूछता है। एक खास जगह है जहां पर लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने आप को मजबूत बना सके। अगर उनमें कोई मजबूत होता है और आगे चलकर मिलिट्री ज्वाइन करता है तो उसे बहुत अच्छा इनाम मिल सकता है। मुझे भी मिलिट्री में ज्वाइन होना है, इसीलिए मैं खुद को मजबूत बना रही हूं, निशा कहती है। मजबूत कैसे? ध्रुव पूछता है। मैं जिंदगी बीस्ट को मारती हूं, उनके अंदर से उनकी क्रिस्टल निकाल लेती है और वो क्रिस्टल हथियार बनाने में काम आते हैं। जितना मजबूत हथियार उतनी ही ताकत, वो निशा कहती है। बीस्ट के अंदर क्रिस्टल, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, क्या तुम ठीक से बता सकती हो? ध्रुव पूछता है। बीस्ट को 4 भागों में बांटा गया है, हर भाग में 7 लेवल हैं। ऑर्डिनरी, प्राइमरी, म्यूटेंट और लॉर्ड है और इन 4 भागों के अंदर 7 तरह के बीस्ट होते हैं जिनकी ताकत उनके लेवल पर डिपेंड करती है। मेरा सपना है कि मैं एक दिन किसी लेवल 7 के लॉर्ड को मारो और उसके क्रिस्टल से एक हथियार बनाऊं। उसके हथियार से मेरी ताकत इतनी हो जाएगी कि फिर सभी मेरा सम्मान करेंगे, लेकिन अभी मेरी ताकत उतनी नहीं है, निशा कहती है। तुम जरूर कर सकती हो और लगता है इस मिलिट्री स्कूल में अब तो जाना ही पड़ेगा, वहीं पर मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, ध्रुव सोचता है। वैसे इस ग्रह पर कितने लोग हैं? ध्रुव पूछता है। ध्रुव इतने सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसके सिस्टम ने ही उसे चुनौती दी थी। फिर जितना हो सके यहाँ के बारे में जानकारी निकले और ध्रुव को अपनी लेवल जल्दी से जल्दी पूरी करनी थी और इसके लिए उसे वो चुनौती पूरी करनी जरूरी थी जिसके बारे में उसके दादा ने उसे बताया था। लाखों से ज्यादा लोग होंगे, निशा कहती है और आगे चलती रहती है। कितने लोग इस जगह पर रहते हैं? उनका घर की याद नहीं आती, ध्रुव कहता है। अगर किसी को घर की याद आती है तो वो घर जा सकता है और चाहे तो वापस भी जा सकता है। एक बार अगर तुम मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लेते हो तो तुम भी जब चाहो तब घर जा पाओगे, लेकिन सिर्फ छुट्टी के दिन या फिर कोई इमरजेंसी होने पर। जैसा और स्कूल में होता है वैसा ही यहाँ पर भी है, वैसे ही नियम है, निशा कहती है। ये बात है तो काफी अच्छा है, नियम तो होने की चाहिए, तभी वो मिलिट्री स्कूल कहलाएगा, ध्रुव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। लो, हम आ गए मिलिट्री स्कूल, निशा एक तरफ अपनी उंगली करके दिखती है। जब ध्रुव उसे तरफ देखा है तो हैरान हो जाता है
क्योंकि वो जगह काफी बड़ी नजर आ रही थी और उसके अंदर ध्रुव की ही उम्र की लड़की और लड़कियां इधर-उधर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पर रहती होगी, लेकिन उन सब ने एक जैसी कपड़े पहन रखे थे जो शायद मिलिट्री स्कूल की ड्रेस थी। ये मिलिट्री स्कूल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ध्रुव उसे स्कूल की दीवारें देखकर कहता है, क्योंकि उसे स्कूल की दीवारें 100 फुट से भी ज्यादा ऊंची थी और 3 मीटर चौड़ी थी, तो देखने में काफी मजबूत नजर आ रही थी। ये दीवारें तो इसलिए बनाई गई है कि कोई बीस्ट अंदर ना आ सके, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर कोई अंदर आ भी जाता है तब भी यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो उसे आते ही खत्म कर देंगे। ये इस ग्रह की सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ पर तुम्हें सबसे मजबूत लोग ही मिलेगी। यहाँ पर सबसे मजबूत टीचर हैं जो बच्चों को लड़ना सिखाते हैं ताकि वो समय आने पर अपनी काबिलियत साबित कर सके, निशा ध्रुव को बताती है। CH11 क्लोन कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि एक ऐसे ग्रह पर वो कभी जाएगा और वहां पर एक मिलिट्री स्कूल में हिस्सा लेने की सोचेगा। वैसे मेरा एक सवाल था, अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो अब मैं घर पर अपनी मम्मी पापा को कैसे बताऊंगा कि मैं लंबे समय तक उनके पास नहीं आ सकता हूँ? ध्रुव निशा से पूछता है। मुझे अच्छा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब यहाँ की कोई टीचर दे सकते हैं, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुमको मिलवा देता हूँ, निशा कहती है और ध्रुव को अंदर ले जाती है। ध्रुव अंदर जाते हुए वहां की हर एक चीज को अच्छे से देख रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसा मिलिट्री स्कूल नहीं देखा था। ऐसा तो छोड़ो, उसने तो कोई भी मिलिट्री स्कूल नहीं देखा था। कुछ देर चलने के बाद निशा ध्रुव को एक 40 से 50 साल की उम्र के आदमी के पास ले आती है, जो देखने में गांजा था लेकिन वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था। ये है यहाँ की एक मास्टर अभिषेक कुमार। निशा ध्रुव को से मिलवाती है। क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? ध्रुव अभिषेक से पूछता है। हाँ पूछो, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, अभिषेक कहता है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं वापस घर कब जाऊँगा और कैसे जाऊँगा, लेकिन अगर मैं घर जल्दी नहीं गया तो मेरे घर वाले मेरी चिंता करेंगे। ऐसे में वो मुझे ढूंढने के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि मैं किसी को भी बात कर नहीं आया हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ध्रुव कहता है। मेरा एक सवाल है, क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो और ये सब कुछ सीखना चाहते हो? अभिषेक पूछता है। हाँ मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, ध्रुव कहता है। ठीक है, फिर आओ मेरे साथ। अभिषेक उसे एक खाली कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर एक मशीन ही मौजूद थी। इसके अंदर जाओ और वहाँ पर बैठ जाओ, अभिषेक सर ध्रुव से कहते हैं और ध्रुव उनकी बात मानकर मशीन के अंदर लगी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। उसे मशीन को अपने सर पर पहनो, अभिषेक कहता है और ध्रुव उनकी बात मानकर उसे मशीन को अपने सर पर लगा लेता है। और ऐसा करते ही अभिषेक एक बटन दबाते हैं और एक काउंटिंग शुरू हो जाती है जो 1 से 100 तक चलती रहती है। काउंटिंग पूरी होने के बाद अभिषेक सर ध्रुव को बाहर बुला लेते हैं। ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो बाहर आ जाता है। हाँ तो अब बोलिए ये सब क्या था? ध्रुव पूछता है। ये एक क्लोन बनाने की मशीन थी। अब धरती पर जहां से तुम आए हो वहां पर तुम्हारा एक क्लोन पहुंच गया है जो देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जो तुम्हारे दिमाग में अब तक है वो उसके दिमाग के अंदर हमने डाल दिया है। ऐसे में वो तुम्हारे परिवार के साथ वैसे ही रहेगा जैसे तुम रहते थे। जब भी तुम वापस अपने घर जाओगे तब तुम उसे क्लोन की जगह ले सकते हो। ऐसे में कोई भी ये नहीं सोचेगा कि तुम इतने लंबे समय तक कहाँ पर थे, अभिषेक ध्रुव को बताते हैं। अगर ये काम गलत हो गया तो वो क्लोन ठीक से काम नहीं किया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? ध्रुव पूछता है। तुम चिंता मत करो, यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों के क्लोन उनके घर पर मौजूद हैं और आज तक उनकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आई है। किसी को कुछ पता नहीं लगता कि वो असली है या नकली। तुम भी अगर उसे अपने सामने देखोगे तो फर्क नहीं बता पाओगे, अभिषेक ध्रुव से कहता है। लेकिन मुझे एक बार देखना है कि वो कैसे कम कर रहा है, ध्रुव अभिषेक से पूछता है कि वो देख सकता है या नहीं। अगर तुम देखना ही चाहते हो तो तुम देख भी सकते हो, इसमें ये ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि क्लोन की आंखों में एक तरह का कैमरा मौजूद होता है जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि वो किसी वक्त क्या कर रहा है, अभिषेक कहता है और ध्रुव के सामने एक वीडियो चला देता है जो क्लोन की थी। ध्रुव देखा है कि वो क्लोन उसके घर चला गया है, लेकिन उसकी मम्मी ऐसे ही बात कर रही है जैसे वो ध्रुव से किया करती थी और उसके पापा हमेशा की तरह उसे पर ही हल्का फुल्का गुस्सा कर रहे थे। फिर वो क्लोन अपने कमरे में चला जाता है, जैसा हर बार ध्रुव करता था, बिना बात पूरी सुने अपने कमरे में जाकर बैठ जाता था।
तो तुम इसको कितनी देर देखना चाहोगे? ये वही करेगा जो तुम हर रोज करते हो, इसमें कुछ अलग नहीं है, अभिषेक कहता है। आपकी ये मशीन तो बहुत ही कमाल की है, अगर वो क्लोन वहां पर रहेगा तो मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं होगी और मैं आराम से यहाँ पर सब कुछ देखा सीख पाऊंगा, ध्रुव अभिषेक से कहता है। तुम सब कुछ देख और सीख सकते हो, इस काम में निशा तुम्हारी मदद कर देगी। तुम पहले ये मिलिट्री स्कूल अच्छे से देख लो और बाद में मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा स्कूल में एडमिशन कर दूंगा। और एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ये स्कूल बहुत ही ज्यादा अलग है, अभिषेक अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। ध्रुव को उनकी स्माइल थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं है। वो फिर निशा के साथ बाहर की ओर जाने लगता है, क्योंकि अब उसे अपने घर की चिंता नहीं थी, क्योंकि वहां पर उसका क्लोन मौजूद था जो सब कुछ संभाल लेगा। तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा क्लोन? निशा पूछता है। सच कहूं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा क्लोन ऐसा भी हो सकता है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ बहुत ही अलग अलग चीज देख रहा हूँ, ध्रुव कहता है और निशा के साथ आगे चलता रहता है। ध्रुव कुछ दूर जाता है और अपने सिस्टम में देखा है, वहां पर उसकी चुनौती 25% पूरी हुई दिख रही थी। ध्रुव को पता था कि अगर वो ऐसे ही सबसे बातें करता रहा तो ये चुनौती जल्दी ही पूरी हो जाएगी। CH-12 स्मार्ट वॉच। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव निशा के साथ पूरे मिलिट्री स्कूल में घूमता रहता है। जब उसे ऐसा लगता है कि उसने पूरा स्कूल देख लिया है, तब वो उसे अपने रहने की जगह पूछता है। वैसे यहाँ पर रहने के लिए काफी कमरे हैं, लेकिन तुम्हें जो कमरा मिलेगा वो देखते हैं, कौन सा होगा? कमरा लेने से पहले तुम्हें एडमिशन लेना होगा, निशा कहती है। फिर निशा ध्रुव को वापस से अभिषेक कुमार के पास ले जाती है ताकि ध्रुव अपना एडमिशन यहाँ पर करवा सके। तो तुम तैयार हो? ध्रुव अपने एडमिशन के लिए एक बात और बता दूं, एक बार नाम लिखने के बाद तुम उसे हटा नहीं सकते हो, तुम्हें यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे, अभिषेक कहता है। लेकिन ध्रुव को ज्यादा चिंता नहीं थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और एडमिशन के लिए अपने काम करने लगता है। कुछ ही देर में ध्रुव का एडमिशन पूरा हो जाता है। एडमिशन पूरा होते ही अभिषेक को एक बॉक्स निकाल कर लाता है और उसे ध्रुव को दे देता है। इसको खोलो, अभिषेक कहता है। जब ध्रुव उसको खोलना है तब उसे उसके अंदर एक स्मार्ट वॉच और एक रूम नंबर मिलता है। ये क्या है? ध्रुव पूछता है। वो स्मार्ट वॉच थोड़ी सी अजब नजर आ रही थी, उसने ऐसी वॉच कभी नहीं देखी थी। इस वॉच को बांधने के लिए इसमें कोई पीते या चैन नहीं थी। इनका क्या काम है, आप मुझे कुछ बताएंगे? ध्रुव पूछता है। हाँ क्यों नहीं, ये जो नंबर है वो तुम्हारी कमरे का नंबर है। इस कमरे में 2 और लोग हैं, वो तुम्हारे रूममेट्स होंगे जिनके साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। और रही बात इस घड़ी की, उसको तुम पहन लो, अभिषेक कहता है। लेकिन कैसे पहन लूँ? इसमें तो वो चैन ही नहीं है, ये मेरे हाथ में कैसे डेटेगी? ध्रुव पूछता है। किसको? अपने हाथ की हथेली पर रखो, बाकी ये काम खुद कर लेगी, अब ये कहता है। और अभिषेक की बात मानकर ध्रुव उसे घड़ी को अपने हाथ की कलाई पर रख देता है। अपने हाथ की कलाई पर रखते ही वो घड़ी अपने आप गोल गोल घूम के ध्रुव के हाथ में बंद हो जाती है, लेकिन वो ऐसे बंद गई थी कि ध्रुव उसको वापस से नहीं खोल पा रहा था। ये खोल कैसी है? ध्रुव पूछता है। किसने कहा ये खुलता है? इस बस एक बार पहना जा सकता है और फिर वापस से उतरा नहीं जा सकता, अभिषेक अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, इसको मैं कैसे उतारूं? ध्रुव कहता है। देखो पहले तुम इसके फायदे सुन लो, फिर तुम खुद ही इसको उतरने से मना कर दोगे, अभिषेक कहता है और उसके बारे में बताने लगता है। ये घड़ी हमारे सिस्टम से जुड़ी हुई है, अगर तुम्हें कुछ होता है या तुम्हारी सांसें रुक जाती है तब ये घड़ी हमारे पास सिग्नल भेज देगी और फिर हम तुम्हारी मदद के लिए तुरंत वहां पर आ जाएंगे, अभिषेक कहता है। बस इतना ही फायदा और कुछ नहीं? ध्रुव पूछता है। तुम्हें यहाँ पर रहने पर हर रोज 100 रुपए दिए जाएंगे। मैं पहले ही तुम्हें एक बात बता देता हूँ, यहाँ के पैसे अलग है और धरती के पैसे अलग। अगर तुम्हारे पास धरती के पैसे हैं तो वो यहाँ पर नहीं चलेंगे, तुम्हें इन पैसों को इकट्ठा करना होगा और अपना खाना पीना, जो भी तुम्हारा जरूरी काम हो उसके लिए अपना सामान खरीदना होगा, अभिषेक कहता है। आज दिन उसे घड़ी को देखा है तो उसे घड़ी के अंदर काफी ऑप्शन थे, फिर आज उसके अंदर से पैसे वाला ऑप्शन खोलना है जिसके अंदर 100 रुपए मौजूद थे। वहां पर उन पैसों को निकालना की भी जगह थी। ध्रुव उन पैसों को निकाल सकता था, लेकिन अभी वो उन पैसों को नहीं निकलना चाहता था। ये तो अच्छी बात है, अगर मैं इसे सब कुछ ले सकता हूं तो, ध्रुव कहता है। ध्रुव को अब वो घड़ी ठीक लगने लगी थी, उसने जितना सोचा था वो स्मार्ट वॉच उससे ज्यादा अच्छी थी। वैसे ये और क्या क्या करती है? ध्रुव पूछता है।
ये तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारी स्टैमिना, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी ताकत, इन सब का नंबर तुम्हारी इसी घड़ी में शो होगा। अभी देखो क्या दिख रहा है। ध्रुव घड़ी को देखा है, तब उसमें नंबर 1 लिखा हुआ था। इसमें तो एक ही है, ध्रुव कहता है। हाँ, तो यही तुम्हारी रैंक है। यहाँ पर जितना बड़ा नंबर होगा उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी, अभिषेक कहता है। ध्रुव देखा है कि अभिषेक ने भी वैसे ही घड़ी पहन रखी है, इसलिए ध्रुव पूछता है, आपकी घड़ी में क्या नंबर दिख रहा है? फिर अभिषेक अपना हाथ आगे कर देता है। अभिषेक की घड़ी में नंबर 70 लिखा हुआ था। नंबर 70 ये ज्यादा होते हैं या काम? ध्रुव पूछता है। ध्रुव जानना चाहता था कि इस घड़ी में कहाँ तक नंबर है। इस घड़ी में 100 तक नंबर फीड है। ऐसी बात है तो आप तो बहुत ही जल्दी 100 पर पहुंच जाओ, ध्रुव कहता है। नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। 100 तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। हमारे यहाँ के सबसे ताकतवर लोग भी 90 से नीचे ही है। अगर कोई 90 से ऊपर गया होगा तो उसकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं होगी, अभिषेक कहता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने नंबर ज्यादा कर लूंगा, मुझे 1 पर नहीं रहना है, ध्रुव कहता है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें 1 ही मिला है। पहले तुम्हारी ताकत का एक टेस्ट होगा और उसके बाद ही तुम्हारी घड़ी में तुम्हारा असली नंबर शो करेगा। तुमने एडमिशन ले लिया है तो तुम्हारा टेस्ट कल से शुरू हो जाएगा। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि अगर तुम कुछ दिन बाद आते तो मिलिट्री स्कूल का नया साल शुरू हो जाता और तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाते, लेकिन अब तुम उनके साथ अपने पहले साल में हिस्सा ले पाओगे और सीख पाओगी, अभिषेक कहता है। मुझे यहाँ पर कितने साल रहना होगा? ध्रुव पूछता है। आमतौर पर 3 साल में हम सारे बच्चों को सब कुछ सिखा देते हैं और फिर उन पर डिपेंड करता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करते हैं या फिर ट्रेवल्स बनते हैं, अभिषेक अपने चेहरे पर वही स्माइल के साथ कहता है। ध्रुव को अभिषेक सर काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि ध्रुव जो कुछ भी जानना चाहता था वो उसे तुरंत बता दे रहा था, जिसकी वजह से ध्रुव ने अपनी चुनौती 50% पर कर दी थी। नोट दोस्तों, ये हमारी दूसरी कहानी है, इसलिए इस पर हर रोज 1 या 2 ही चैप्टर आ सकते हैं। कुछ दिनों में हमारी पहले वाली कहानी पूरी हो जाएगी और उसके बाद इस पर ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आने शुरू हो जाएंगे। तब तक हम कोशिश करेंगे कि आपको इस पर भी ज्यादा से ज्यादा चैप्टर मिल सके। अगर आपको हमारी पहले वाली कहानी देखनी हो तो पॉकेट FM पर सर्च करिए महारक्षक आर्यन। इस कहानी में 100 से ज्यादा एपिसोड अब तक डाल दिए गए हैं और ये कहानी भी एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। आप एक बार जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद। CH13 रूममेट्स, कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। तो तुम्हारे सारे सवाल पूरे हो गए? अभिषेक पूछता है। आपने कहा था कि ये मिलिट्री स्कूल पूरा होने के बाद कुछ लोग मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ ट्रेवल्स बनते हैं, उसका क्या मतलब है? ध्रुव पूछता है। देखो, एक बार मिलिट्री स्कूल पूरा होने के बाद वो अपने दम पर शिकार करने के काबिल बन जाते हैं और फिर वो अलग अलग जगह पर जाकर बीस्ट का शिकार करते हैं और उनके अंदर से क्रिस्टल को हासिल करते हैं ताकि वो उनके क्रिस्टल को बेचकर अच्छे पैसे कमा सके। ज्यादातर क्रिस्टलों को मिलिट्री ही खरीद लेती है, क्योंकि क्रिस्टल से हथियार बनाए जाते हैं। इसलिए मिलिट्री को जितने भी क्रिस्टल दो उतने उसके लिए काम ही है, क्योंकि यहाँ पर हर साल काफी बच्चे आ जाते हैं और इसी वजह से उन सबको हथियार प्रोवाइड करना मिलिट्री का काम होता है और उनके लिए क्रिस्टल तो लगेंगे, अभिषेक कहता है। ध्रुव अभिषेक को देख रहा था और सोच रहा था कि वो क्या पूछ सकता है। अब और कोई सवाल नहीं, आज तुम्हारा पहले ही दिन है यहाँ पर और तुम अभी से सब कुछ जानना चाहते हो। इतनी जिज्ञासा ठीक नहीं होती, तुम पहले अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, कल तुम्हें अपना टेस्ट भी तो देना है, अभिषेक कहता है। फिर ध्रुव निशा के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन निशा एक बिल्डिंग के पास आकर रुक जाती है। यहाँ से तुम्हें ही जाना होगा, ये बॉयज हॉस्टल है और यहाँ पर गर्ल्स नहीं आ सकती। इस टाइम तो नहीं, आज ये टाइम देखा ही नहीं था, शाम के 7 बज गए थे। इसलिए निशा ध्रुव को बता देती है कि उसे किस तरफ जाना है आगे और फिर वो अपने रूम के लिए चली जाती है। ये हॉस्टल अलग अलग क्यों है, एक साथ क्यों नहीं हो सकते थे? काश निशा का कमरा मेरे पास होता, ध्रुव अपने कमरे की तरफ जाते हुए सोचता है। कुछ दूर जाने के बाद ध्रुव की नज़र एक नंबर पर पड़ती है। उसे कमरे का नंबर था 108 और ध्रुव के पास जो पर्ची थी उसे पर भी वही नंबर था। इसकी ध्रुव कमरे के अंदर चला जाता है, लेकिन कमरे के अंदर 2 लोग पहले ही मौजूद थे। ध्रुव देखा है कि वो 2 लड़के हैं और वो भी उसी की उम्र के हैं। फिर ध्रुव उनके पास चला जाता है। मेरा नाम ध्रुव है और मैं अभी अभी एडमिशन लेकर यहाँ पर आया हूँ और मुझे रहने के लिए ये कमरा मिला है। ध्रुव पहले ही उन दोनों को सारी बात बता देना चाहता था ताकि कोई दिक्कत ना हो।
मेरा नाम सचिन है और इसका विशाल। हम दोनों भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं और इतने दिनों में हमारी तो दोस्ती भी हो गई और अब तुम भी हमारे साथ ही रहने वाले हो। 3 साल तक तो आए थे, तुम भी हमारे दोस्त हुए, सचिन कहता है। वैसे तुम भी पृथ्वी ग्रह से हो गया, ध्रुव पूछता है। हाँ, हम भी पृथ्वी ग्रह से ही हैं। हमारे परिवार में काफी समय से लोग यहाँ पर आते रहते हैं, इसलिए हमें भी यहाँ पर आना पड़ा, विशाल कहता है। वैसे ये ग्रह कौन सा है, ध्रुव पूछता है, क्योंकि अभी तक उसने ये सवाल नहीं पूछा था और पूछा था तो किसी ने जवाब दिया ही नहीं। अभिषेक से ये सवाल पूछ सकता था, लेकिन उसे टाइम उसके मन में और बहुत सवाल चल रहे थे। ये टाइटन ग्रह है और ये बहुत ही सुंदर और बड़ा ग्रह है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। अभी तक तो हमने किसी भी बीस्ट का शिकार नहीं किया है, लेकिन 1 साल यहाँ पर रहने के बाद हम बीस्ट का शिकार करना तो सीख ही जाएंगे, सचिन कहता है। ये तो अच्छी बात है, अगर हम जल्दी से जल्दी अपने आप को मजबूत बना लेते हैं तो, ध्रुव उनसे कहता है। क्या तुम्हारे पास भी कोई सिस्टम है जो तुम्हारी मदद करता हो, मतलब वो तुम्हें कोई चुनौती दे या फिर तुमसे बात करें, ऐसा कुछ यहाँ पर मिलता है? ध्रुव बातों ही बातों में ये पता करना चाहता था कि क्या उनमें से किसी के पास सुपर सिस्टम मौजूद है या केवल बस उसी को सुपर सिस्टम मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई, लेकिन आगे कभी हुआ तो पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ये ग्रह बहुत ही जल्दी जल्दी तरक्की कर रहा है, ऐसे में यहाँ पर लोग कुछ भी बना सकते हैं, सचिन कहता है। ध्रुव को उनकी बातों से ये तो पता चल गया था कि उनमें से किसी के पास भी सिस्टम नहीं है और ना ही शायद और किसी के पास होगा। ये सिस्टम उसके दादा ने प्रोफेसर के साथ मिलकर बनाया है और ऐसा और दूसरा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ध्रुव के दादा ने अपनी वीडियो में ध्रुव से कहा था कि ऐसा केवल एक ही सिस्टम बनाया गया है। तुम दोनों को यहाँ के बारे में काफी कुछ पता है, ध्रुव कहता है। पता क्यों नहीं होगा, हमारी फैमिली के काफी लोग यहीं पर रहते हैं। हालांकि वो मिलिट्री स्कूल के अंदर तो नहीं है, लेकिन वो ट्रेवल्स में से एक है, इसलिए हमें यहाँ के बारे में काफी कुछ पता है, सचिन कहता है। तो फिर तो मुझे अच्छा कैमरा मिल गया है और अच्छे दोस्त भी। अगर तुम लोगों को इतना कुछ पता है तब तो हमारा यहाँ पर रहना काफी ज्यादा आसान हो सकता है, ध्रुव उन दोनों से कहता है। फिर लिए उन दोनों से कुछ देर बात करता है और अपनी बेड के ऊपर चला जाता है। उसे कमरे में 3 बेड मौजूद थे, मतलब 3 लोगों का एक कमरा वहां पर किया गया था और ध्रुव के कमरे में 3 पूरे हो गए थे, इसलिए अब वहां पर और कोई नहीं आने वाला था। ध्रुव अपने बेड पर लेट जाता है और अपने सिस्टम को देखने लगता है, जिस पर चुनौती 70% दिख रही थी। ध्रुव सोच रहा था कि कल वो इसे पूरा कर ही देगा और फिर पता नहीं इस चुनौती को पूरा करने पर सिस्टम से क्या इनाम देगा। बस ये सिस्टम मुझे कोई लेवल अप का इनाम ना दे दे, क्योंकि मेरी दूसरी लेवल पर होने ही वाली है। अगर मैं 2 दिन और पानी पी लेता हूं तब मेरी दूसरी लेवल पूरी हो जाएगी और मैं नंबर 3 पर आ जाऊंगा। उसके बाद चाहे मुझे लेवल अप मिलो, ध्रुव सोचता है और सोचते सोचते ही सो जाता है। CH-14 टेस्ट कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। अगले दिन ध्रुव उठना है और देखता है कि सचिन और विशाल पहले ही तैयार हो गए हैं। तुम उठ गए, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमारा टेस्ट है। हमें वहां पर अपनी शक्तियों को दिखाना है और उसी से हमें हमारी ताकत का पता चलेगा और फिर सभी लोग हमारा उतना ही सम्मान करेंगे जितनी हमारी ताकत होगी, विशाल कहता है। शक्तियां लेकिन कैसी, ध्रुव पूछता है। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, सचिन कहता है। हाँ, मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है और मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी भी नहीं है। क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो, ध्रुव पूछता है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो मिलिट्री स्कूल में अपनी शक्ति दे देगी, लेकिन उन शक्तियों को सीखने के बाद आगे चलकर तुम्हें मिलिट्री स्कूल में ही काम करना होगा, विशाल कहता है। वैसे तुम्हारे पास कौन सी जगह है, ध्रुव हैरानी से पूछता है। वो तुम्हें आज टेस्ट के दौरान पता चल ही जाएगा, विशाल मुस्कुराते हुए कहता है और फिर वो तीनों अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं। ध्रुव बाहर जाने के बाद निशा को ही ढूंढ रहा था, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी उसे निशा नजर नहीं आई, इसलिए ध्रुव विशाल और सचिन के साथ ही जाने का फैसला करता है। जहां पर टेस्ट होना था वो जगह बहुत ज्यादा बड़ी थी और एक खुले मैदान के जैसी नजर आ रही थी। उसे मैदान के अंदर एक औरत और एक आदमी खड़े हुए थे और शायद वो दोनों टीचर थे जो इस टेस्ट को लेने के लिए आए थे। कुछ इस समय में वहां पर काफी बच्चे आ जाते हैं और सभी अलग अलग चीज कर रहे थे। ध्रुव विशाल और सचिन के साथ अलग जगह पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पहले देखना चाहता था कि सब लोग कैसे और क्या कर रहे हैं। कुछ देर देखने के बाद वो टेस्ट शुरू हो जाता है और वो मैडम कहती है,
अब आप सब एक एक करके यहाँ पर आएंगे और टेस्ट देंगे। हम इस टेस्ट के हिसाब से आपकी ताकत शो करेंगे। फिर एक लड़का आगे की तरफ जाता है जिसके नीले रंग के बाल थे। वो आदमी उसे एक तरफ इशारा करता है जहां पर कुछ मिट्टी के खंभे निकले हुए थे। वो खंभे देखने में काफी बड़े और मजबूत नजर आ रहे थे और सीधे लाइन में थे। वो लड़का एक भाला बनता है जो बर्फ का बना हुआ था और वो उसे पूरी तेजी से उन खंभों की तरफ फेंकता है और वो भाला 5 खंभों को तोड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब आगे करो, वो आदमी कहता है। और उसके बाद वो लड़का एक गोल चक्कर में खड़ा हो जाता है जहां पर उसे पर हमले हो रहे थे और बस उसे हमलों से बचाना था। जो जितनी देर कुछ हमलों से बच जाएगा उसके पॉइंट्स उतने ही ज्यादा होंगे। वो लड़का अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता। अब तीसरा और आखिरी टेस्ट तुम्हारा, इस पर मुक्का मारो, वो आदमी कहता है। जैसे ही वो लड़का उसे पर मुक्का मारता है उसके ऊपर नंबर आने शुरू हो जाते हैं। उसे लड़के के मुक्के मारने पर वो नंबर 310 तक गया था। और उसके बाद वो आदमी कंप्यूटर पर कुछ करता है और उसके बाद उसे लड़के के हाथ में जो घड़ी थी उसे पर एक नंबर शो होने लगता है। जो नंबर उसकी घड़ी में आया था वो 30 था, जिसको देखकर वो लड़का काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अपना हाथ ऊपर करके सभी को वो नंबर दिख रहा था। फिर एक और उसे टेस्ट को देने के लिए जाता है लेकिन वो सारा टेस्ट करने के बाद उसे 20 नंबर ही मिलते हैं। किसी को 15, किसी को 10, ऐसे ही सभी में नंबर आते जा रहे थे और उन बच्चों में सबसे ज्यादा जिसके नंबर आए थे वो अब तक 30 ही थे। फिर एक लाल बालों वाला बच्चा उसे टेस्ट को देने के लिए आगे जाता है। उसे बच्चों के पास आग की शक्ति थी और वो देखते ही देखते उन खाबों को अपनी आग से तोड़ देता है। और बचने के मामले में भी वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा था और जब उसने उसे जगह पर मुक्का मारा था तब वहां पर नंबर 405 आया था, जिस हिसाब से उसे लड़के को 35 नंबर मिल गए थे और वो लड़का फिर भी खुश नजर नहीं आ रहा था। अब मैं जाता हूं और तुम दोनों देखा कि ये कैसे करते हैं, विशाल कहता है और उसे तरफ जाने लगता है। इस तरफ से वो लड़का आ रहा था जिसे 35 नंबर मिले थे। विशाल जाता हुआ उससे टकरा जाता है। तुम देखकर नहीं चल सकते क्या, वो लड़का कहता है, लेकिन विशाल वहां पर नहीं रुकता और वो सीधा टेस्ट के लिए चला जाता है। जब विशाल के टेस्ट की बारी आती है तब विशाल आग का इस्तेमाल करता है और विशाल वैसे ही इस्तेमाल कर रहा था जैसा वो लाल बालों वाला बच्चा करके गया था, जिसकी वजह से विशाल को 35 नंबर ही मिले थे। इसके बाद विशाल अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है। देखा, विशाल उनके पास आगे जाता है लेकिन सभी उसी को हैरानी से देख रहे थे। लेकिन फिर टीचर अगले को बुला लेता है और अगला टेस्ट देने के लिए चला जाता है। अगला और कोई नहीं सचिन था। वो थोड़ा डरा हुआ नजर आ रहा था क्योंकि उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। उसे शक्तियों के बारे में सब कुछ पता तो था लेकिन उसने अभी तक कोई भी शक्ति सीखना शुरू नहीं किया था। वो कोई ऐसी शक्ति ढूंढ रहा था जो आगे चलकर उसे काम आए, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कुछ नहीं मिला था। फिर सचिन वो टेस्ट देने लगता है लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी ताकत सबसे ज्यादा कम थी। और फिर उसकी घड़ी में नंबर 1 दिखने लगता है जो ये बता रहा था कि सचिन उन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है। ये देखकर सभी बच्चे सचिन पर हंसने लगते हैं और सचिन फिर नीचे देखा हुआ अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अगला नंबर ध्रुव का था और उसे नहीं पता था कि अब वो क्या करेगा। CH-15 बुक ऑफ पावर्स, कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। वो आदमी सचिन के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, क्या तुम मिलिट्री स्कूल के द्वारा दी गई शक्ति को सीखना चाहोगे? सचिन कुछ देर सोचता है और हाँ मैं जवाब दे देता है। सचिन के इतना बोलते ही वो आदमी सचिन को एक किताब देता है। धरती लिखा हुआ था और उसके आगे लेवल 1 लिखा हुआ था। धरती की किताब से कोई भी मिट्टी से कुछ भी बन सकता है। सचिन वो किताब लेता है और बाकी सब के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो किताब किस चीज की है, ध्रुव विशाल से पूछता है, क्योंकि वो उस किताब को लेने से पहले उसके बारे में जानना चाहता था। ये मैजिक बुक है, इसके अंदर से हम शक्तियों को सीख सकते हैं और अपने आप को बना सकते हैं। हालांकि मेरे पास पहले ही शक्ति है, इसलिए मैं उस किताब को अपने लिए नहीं ले सकता हूं, विशाल कहता है। मेरे पास भी कोई शक्ति नहीं है, क्या मुझे भी वो किताब लेनी चाहिए, ध्रुव पूछता है। वो तुम्हारी मर्जी है, एक बार उस किताब को लेने पर तुम मिलिट्री स्कूल के अधीन हो जाओगे और जब तक तुम जिंदा हो तुमको मिलिट्री स्कूल के साथ ही काम करना होगा, विशाल बताता है। ध्रुव उसकी बात को सुनने के बाद अपना टेस्ट देने के लिए चला जाता है। जैसा और ये नहीं सोचा था वो उतना ही कमजोर था, इतना सचिन था, जिसकी वजह से ध्रुव को भी एक ही नंबर मिला था।
वो आदमी ध्रुव के पास आता है और उसकी तरफ एक किताब करता है। ये वैसे ही किताब थी जैसी उसने सचिन को दी थी। मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, ध्रुव कहता है। ध्रुव के मुंह से ये सुनने के बाद सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि किसी ने मिलिट्री के द्वारा दी जाने वाली शक्ति को छोड़ दिया था। लेकिन फिर वो आदमी ध्रुव पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो उसे वैसे ही जाने देता है और अपनी किताब को अपने पास वापस रख लेता है। ध्रुव ने तो ये किताब इसलिए नहीं थी क्योंकि वो यहीं पर लंबे समय तक रहने का नहीं सोच रहा था। अगर ऐसे में वो ये किताब ले लेता तो उसे काफी समय तक यहीं पर रहना पड़ता और ये उसके लिए ठीक नहीं था। लेकिन ध्रुव के किताब न लेने की वजह से वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। एक बड़े से कमरे में एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था जिसकी सफेद दाढ़ी थी। उसके पास एक आदमी आता है और उसे एक फाइल देता है। सर, इस बार 45 बच्चों ने मिलिट्री स्कूल की शक्ति सीखने का फैसला किया है, लेकिन एक बच्चे ने शक्ति नहीं ली और उसके पास कोई शक्ति थी भी नहीं, वो आदमी कहता है। ठीक है, उस बच्चे पर नजर रखना, वो बूढ़ा कहता है और उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर जब 3 दोस्त अपने कमरे में आ गए थे तो ध्रुव देखा है कि सचिन उसकी किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। विशाल और ध्रुव उसके पास जाते हैं और देखने रखते हैं कि वो कैसे अपनी शक्तियां सीख रहा है। कुछ देर देखने के बाद उनको लगता है कि सचिन उसको जल्दी नहीं सीख सकता है, क्योंकि शक्ति की किताबों को 7 हिस्सों में बांटा गया था। हर लेवल की किताब नीचे वाली से ज्यादा मजबूती प्रदान करती थी और अभी सचिन के पास केवल लेवल 1 की ही किताब थी, जिसकी वजह से उसको वो सीखने में ज्यादा मुश्किल आ रही थी। मुझे नहीं होगा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूं लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सचिन कहता है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो तुमने शुरू ही किया है और वैसे भी ये बस लेवल 1 की ही किताब है, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा ही इसको सीखने में। जैसे जैसे तुम आगे की किताब हासिल करते जाओगे तुम और भी जल्दी इन किताबों को सीख पाओगी, विशाल कहता है। तुम्हारे लिए कहना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि तुम्हारी शक्ति 35 नंबर पर है और तुम्हारी लेवल 5 है, ऐसे में तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुमको इस शक्ति की क्या जरूरत है, सचिन कहता है। वैसे तुमने बताया नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो, ध्रुव विशाल से कहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं खन्ना फैमिली से आता हूँ जिसकी वजह से मुझे बचपन से ही काफी कुछ सीखने को मिला है। हमारा परिवार वैसे तो बहुत ज्यादा अमीर है, जिसकी वजह से बचपन से ही मुझे अच्छी अच्छी किताबें मिली है सीखने के लिए, विशाल कहता है। तो तुम्हारा बाकी का परिवार कहाँ पर है, ध्रुव पूछता है। तुम ये सोच लो कि मेरा परिवार मुझे जितना दूर रहे उतना हम सब के लिए अच्छा है, विशाल मुस्कुराते हुए कहता है। ध्रुव को विशाल की बात थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन फिर वो कुछ कहता नहीं। चलो अब इसकी थोड़ी मदद कर देते, विशाल ध्रुव से कहता है। वो दोनों सचिन की मदद करने लगते हैं। ध्रुव किताब को देख तो रहा था लेकिन उसको पढ़ना नहीं है क्योंकि उसे वो शक्ति अच्छी नहीं लगी थी। ध्रुव ने उसे टेस्ट में काफी बच्चों की शक्तियां देखी थी और कुछ बच्चों की शक्तियां दो बहुत ही ज्यादा अलग और अच्छी थी। ध्रुव सोच रहा था कि उसको वैसी कोई शक्ति मिल जाए तो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए आगे हो शक्ति को सीखने का फैसला नहीं करता है। जैसे ही ध्रुव सचिन की किताब अपने हाथ में उठता है वैसे ही उसको अपने सिस्टम की आवाज आती है। लेवल 1 धरती की शक्ति की किताब मिली है, क्या आप इसको अपने सिस्टम में जोड़ना चाहिए, आप केवल एक ही शक्ति चुन सकते हैं। ध्रुव ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था और फिर वो जल्दी से उसे किताब को नीचे रख देता है, कहीं उसका सिस्टम अपने आप उसे वो शक्ति ना दे। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि एक इंसान इतनी शक्ति सीख सकता है, ध्रुव विशाल से पूछता है, क्योंकि उसके सिस्टम में उसे एक ही शक्ति लेने के लिए कहा था। विशाल उसकी तरफ देखा है और कहता है, एक इंसान केवल एक ही शक्ति सीख सकता है, ऐसे में उसे वो शक्ति सोच समझ कर चुननी चाहिए क्योंकि एक बार शक्ति देने के बाद बदली नहीं जा सकती है। फिर ध्रुव उस किताब को देखने लगता है। CH16 लेवल 5 कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। जब ध्रुव को ये पता चलता है कि वो केवल एक ही शक्ति सीख सकता है तो वो तुरंत ही सिस्टम में आए हुए उस नोटिफिकेशन पर नो का रिप्लाई कर देता है और उसके बाद ध्रुव के सिस्टम से वो ऑप्शन है जाता है और ध्रुव चयन की सांस लेता है। ध्रुव अपनी पहले वाली चुनौती को देता है जो इस वक्त 95% पर पहुंच गई थी। ध्रुव को नहीं पता था कि उस चुनौती को पूरा होने पर उसको क्या इनाम मिल सकता है, लेकिन उसकी लेवल पूरी होने में केवल 5 ही पॉइंट कम थे, उसके पास 195 पॉइंट हो गए थे। ध्रुव फैसला करता है कि वो अब और कोई जानकारी इकट्ठी नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आराम करते हैं, ध्रुव अपने दोस्तों से कहता है।
लेकिन अभी तो बहुत टाइम बाकी है, इतनी जल्दी क्या है सोने की, विशाल कहता है। मैं काफी ज्यादा थक गया हूं इसलिए मैं तो सोने जा रहा हूं, तुम दोनों भी जल्दी सो जाना और सचिन सुबह आराम से उठकर इसको पढ़ लेना, ध्रुव कहता है और अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। ध्रुव जानता था कि अगर वो उनके पास खड़ा रहा तो वो कुछ ना कुछ बात जरूर करेंगे और उस बात की वजह से उस वहां के बारे में और ज्यादा पता चल जाएगा, जिसकी वजह से उसकी चुनौती पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्रुव उस चुनौती को आज पूरा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी सो जाता है। अगले दिन ध्रुव उठने के बाद जल्दी से फ्रिज की तरफ जाता है और उसके अंदर से पानी की बोतल निकालकर उस पीना शुरू कर देता है। ध्रुव जल्दी से जल्दी 2 लीटर पानी पीकर अपनी लेवल पूरी करना चाहता था, लेकिन एक साथ इतना पानी पीना ध्रुव के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। तुमको इतनी प्यास लगी है कि तुम एक साथ इतना पानी पीने वाले हो, विशाल ध्रुव के पास आकर कहता है। ध्रुव ने अपने सामने काफी बॉटल्स रख रखी थी और उन सब में पानी था। हाँ मुझे यार थोड़ी ज्यादा ही प्यास लगी है, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है और पानी पीने लगता है। फिर विशाल कुछ नहीं कहता और वो सचिन के पास चला जाता है, जो इस समय उस किताब को लेकर बैठ गया था। विशाल सचिन की उस किताब को सीखने के लिए मदद करने लगता है और ध्रुव जल्दी जल्दी पानी पी रहा था। वो बीच बीच में कुछ देर के लिए रुकता है और फिर से पानी पीने लग जाता है। ध्रुव को अपनी दैनिक चुनौती पूरा करने में 1 घंटा लग गया था, लेकिन फिर उसकी चुनौती पूरी हो गई थी। चुनौती पूरा होते ही बधाई हो, आपने अपनी लेवल पूरी कर ली है, अब आप लेवल 3 पर है, आपको 1 सुपर पॉइंट मिलता है। क्या बस इतना ही, एक लेवल और ऊपर जाने के बाद भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, ध्रुव अपने स्क्रीन पर आए हुए नोटिफिकेशन को देखकर कहता है। लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो बाकी की पानी की बोतलों को वापस फ्रिज में रखता है और सचिन और विशाल के पास चला जाता है। ध्रुव सोच रहा था कि वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा जानकारी इकट्ठी करेगा, क्योंकि उसकी वो चुनौती भी पूरी होने ही वाली है। इसलिए ध्रुव उस ग्रह टाइटन के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी ठीक करने लगता है। विशाल और सचिन भी उसको जितना हो सकता था उतना बताने लगते हैं। जब वो दोनों अपनी तरफ से सब कुछ बता देते हैं, तब ध्रुव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस अपने सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया था जिस पर लिखा हुआ था कि आप अपनी चुनौती पूरी कर ली है। आपको चुनौती पूरा करने पर लेवल आपका इनाम दिया जाता है। अब आप लेवल 4 पर है, आपको 1 सुपर पॉइंट मिलता है। ध्रुव इसको पढ़कर खुश हो ही रहा था, इतने में उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसको देखकर ध्रुव हैरान हो जाता है। उस पर कुछ चुनौतियां लिखी हुई थी। नई चुनौती, लेवल 10 पर पहुंचे चुनौती का इनाम लेवल पूरा होने पर दिया जाएगा। नई चुनौती, कोई शक्ति अपने लिए पसंद करें और उसको सीखे, चुनौती का इनाम चुनौती के पूरा होने पर दिया जाएगा। ध्रुव उन दोनों चुनौतियों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो ये तो समझ गया था कि उस कोई शक्ति सीखनी पड़ेगी, लेकिन पहले वाली चुनौती थोड़ी ज्यादा अजीब नजर आ रही थी कि उस लेवल 10 तक पहुंचना होगा। अगर मैं लेवल 10 पर पहुंच जाता हूं तो मुझे क्या इनाम मिल सकता है? ये चुनौती काफी ज्यादा मुश्किल हो, लंबी होने वाली है, शायद इसके बदले मुझे इनाम भी कुछ बड़ा ही मिले, ध्रुव उसको देखकर सोचता है। फिर ध्रुव की नज़र अपने सिस्टम में मौजूद 2 सुपर पॉइंट्स पर पड़ती है, जो उस लेवल को पूरा करने पर मिले थे। ध्रुव जानता था कि उनका वो क्या कर सकता है, इसलिए वो एक पॉइंट्स स्ट्रेंथ और एजिलिटी में डाल देता है, जिसकी वजह से उसके तीनों के पॉइंट्स 11 से 11 पर पहुंच जाते हैं। ऐसा करने पर ध्रुव को अपने अंदर थोड़ी सी ताकत महसूस होती है, लेकिन ध्रुव के लिए सुपर पॉइंट्स इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस एक सुपर पॉइंट्स के लिए एक लेवल को पार करना पड़ता था, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब ध्रुव लेवल 4 पर पहुंच गया था और उस लेवल 5 पर जाने के लिए 800 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले थे। मैं पानी पी कर अपने इन पॉइंट्स को पूरा नहीं कर सकता हूं, मुझे इन चुनौतियों को ही पूरा करना होगा जो सिस्टम मुझे देता है, ध्रुव उसको देखकर सोचता है। ध्रुव लंबी सांस लेता है और अपनी स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने से हटा देता है और सचिन की मदद करने लगता है, जो इस समय उस किताब को सीखने की कोशिश कर रहा था। विशाल खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें धरती की शक्ति सीखने के लिए किसी धरती के यूजर की जरूरत पड़ेगी जिसे इस शक्ति का पता हो, विशाल कहता है और बाहर चला जाता है। ध्रुव और सचिन उसको देखकर यही सोचते हैं कि वो किसी ऐसे को लाने गया है जिसके पास ये शक्ति मौजूद हो, लेकिन कुछ देर बाद वो अकेला ही कमरे में आ जाता है और आते ही दरवाजा बंद कर देता है। तुम किसी को लाने वाले थे ना? ध्रुव पूछता है। तुमको किसने कहा कि मैं किसी को लाने वाला था? विशाल मुस्कुराते हुए कहता है और सचिन के पास चला जाता है।
CH-17 फर्स्ट क्लास। कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। विशाल सचिन के पास आने के बाद अपने हाथों को आगे कर कर मिट्टी से कुछ बनने लगता है और विशाल को ऐसा करते हुए देखा ध्रुव और सचिन दोनों हैरान थे। तुम्हारे पास ये शक्ति कैसे है? तुम्हारे पास तो आग की शक्ति थी ना, हमने उस टेस्ट में देखा था, फिर तुम मिट्टी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? सचिन पूछता है। ऐसी बहुत सी चीज है जो मैं कर सकता हूँ, विशाल मुस्कुराते हुए कहता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है। क्या तुम्हारे पास दो शक्तियां हैं? ध्रुव पूछता है। नहीं, मेरे पास एक ही शक्ति है और ये बात तुम और किसी को मत बताना, विशाल ध्रुव से कहता है और मिट्टी से और कुछ बनने लगता है। तो तुम तैयार हो? विशाल कहता है और वो सचिन को मिट्टी से कुछ बनाकर दिखने लगता है। वो मिट्टी से काफी चीज बनता है जिसको देखकर सचिन बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन इतनी पास से देखने के बाद सचिन को भी कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि ये सब कैसे हो रहा है। फिर सचिन भी मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मिट्टी से कुछ भी नहीं बन पाता। सचिन से तो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हिलती, जिसकी वजह से सचिन की हिम्मत टूट जाती है। तुम इतनी जल्दी निराश क्यों हो रहे हो? अभी तो तुमने शुरू ही किया है, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। इन सब को सीखने के लिए तुम आराम से ये सब सीख सकते हो, इसलिए ज्यादा जल्दी करने की मत सोचो, ध्रुव कहता है। तुम ठीक कह रहे हो, अभी हमारे पास 3 साल है। 3 साल में तो मैं बहुत ही आसानी से अपनी ताकत को आगे कर लूंगा, सचिन कहता है। तो आज हमें क्या करना है? सचिन पूछता है। आज हमारी पहली क्लास होगी जिसके अंदर हम कुछ भी सीख सकते हैं। हमारे पास अभी एक मौका है जिसमें हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमें कौन सी क्लास में हिस्सा लेना है। यहाँ पर बहुत सारी क्लास मौजूद है और हर क्लास में अलग अलग चीज सिखाई जाती है और हम उनमें से कुछ में अपना नाम लिखवा लेंगे और वहीं से शुरू करेंगे, विशाल ध्रुव और सचिन को बताता है। किस तरह की क्लास की बात कर रहे हो तुम? ध्रुव पूछता है। वैसे तो बहुत सी चीजों की क्लास है, लेकिन सबसे अच्छी क्लास है हथियार चलाने वाली, जिसमें हमें हथियार चलाना सिखाया जाता है जो आगे चलकर हमारे काफी काम आ सकता है। और कुछ क्लास हमें हमारी शक्तियों सीखने में भी मदद करती है, इसलिए सचिन वोआ पर जा सकता है और अपनी धरती की शक्ति को अच्छे से सीख सकता है, विशाल कहता है। और फिर 3 वहां से बाहर निकल जाते हैं। ध्रुव भी उनके साथ ही चल रहा था। कुछ देर बाद ध्रुव विशाल के साथ एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाता है। उस हॉल के अंदर अलग अलग तरह के हथियार रखे हुए थे। ध्रुव उनको देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। फिर ध्रुव की नजर वहां पर खड़े एक अध्यापक पर पड़ती है जिसके लंबे काले बाल थे। क्या तुम इसको जानते हो? ध्रुव विशाल से पूछता है। मैं इसको जानता तो नहीं हूं, लेकिन ये ही हमारी क्लास लगा, विशाल कहता है और सभी लड़कों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव भी उसके पीछे पीछे जाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। फिर वो अध्यापक सबके सामने आता है और सबसे कहता लगता है, आज तुम सब की पहली क्लास है, इसलिए तुम सब अपनी पसंद के हथियार चुन सकते हो। उस अध्यापक का नाम ओम राठौड़ था और वो देखने में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था। तो चलो अपनी अपनी पसंद के हथियार ढूंढते हैं, विशाल कहता है और ध्रुव को अपने साथ ले जाता है। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा हथियार ले, क्योंकि वो सारे हथियार एक जैसे ही नजर आ रहे थे। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है। जैसे ही ध्रुव एक तलवार को छूता है, ध्रुव को अपने सिस्टम की आवाज आती है, एक लेवल 2 की ऑर्डिनरी तलवार। ध्रुव उस तलवार के बारे में सुनकर हैरान हो ही रहा था और फिर ध्रुव को एक आइडिया आ जाता है। वो अपने सिस्टम की मदद से अपने लिए कोई मजबूत हथियार ढूंढने की सोच रहा था और फिर ध्रुव सभी हथियारों को छू छू कर देखने लगता है कि वो किसका इस्तेमाल कर सकता है। कुछ देर देखने के बाद ध्रुव को उन सब में एक हथियार पसंद आ जाता है जो काफी ज्यादा मजबूत था। वो एक लेवल 4 का म्यूटेंट हथियार था जो देखने में किसी तलवार के जैसा नजर आ रहा था, लेकिन वो ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर सभी अपने अपने हथियार लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। जैसे ही ध्रुव उस तलवार को लेकर वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है, तो ओम राठौड़ ध्रुव को ऐसे देखने लगता है कि वो उन सब में सबसे ज्यादा अलग हो। लेकिन फिर ओम राठौड़ कुछ बोलना नहीं है और सभी को देखने लगता है। सबको देखने के बाद ओम राठौड़ कहता है, आप सबने अपनी पसंद के हथियार ले ली है, तो आज हम इन्हीं हथियारों के साथ आपकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हम 2-2 लोगों के ग्रुप बनाएंगे जिनका आपस में लड़ना होगा। अब आप देख लो कि आपको किसी से लड़ना है। ओम राठौड़ की ये बात सुनने के बाद सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर कुछ एक दूसरे से लड़ने के लिए कहने लगते हैं। ताकतवर कमजोर से लड़ने के लिए बोल रहा था एक लड़का जिसकी घड़ी पर उसका नंबर 25 दिख रहा था। वो ध्रुव से लड़ने के लिए कहता है।
ध्रुव उसकी घड़ी की तरफ नहीं देखा और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर विशाल उस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार अगर उसने किसी को चुन लिया तो उस बदला नहीं जा सकता है, जब तक उन दोनों में से कोई एक हार ना जाए, ये वहां का नियम था। क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? ध्रुव पूछता है। क्योंकि तुम जिसे लड़ने वाले हो वो तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर है, उसकी घड़ी पर उसका नंबर 25 दिख रहा है, ऐसे में तुम उसको नहीं हर पाओगे, विशाल कहता है।